स्वागत है करियर फर्स्ट आईज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रोहित कुमार है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये करंट अफेयर आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम हाइलाइट्स देखेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहला तो आज 29 अक्टूबर 2025 है और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5 न्यूज है जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते। सबसे पहले आपका इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमी जो है ना, किसी भी देश का इकोनॉमी बहुत जरूरी है। देश का जो अस्तित्व मजबूत है या कमजोर है, इकोनॉमी डिसाइड करती है। जैसे आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, या अमेरिका पहले नंबर पर है, या चाइना दूसरे नंबर पर है। ये कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ दिखाता है, कहीं ना कहीं उस देश के वो अस्तित्व एग्जिस्टेंस दिखाता है कि ग्लोबल पकड़ उसकी कितनी है। तो फिलहाल यहाँ पर पहला जो न्यूज है आपका आईआईपी जो है, जिसे आप आगे चलकर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें भारत का क्या रैंक है, हालांकि भारत का रैंक नहीं निकाला जाता है, इसमें इंडस्ट्री के वेटेज के बारे में हम चर्चा करते हैं। बताता है कि भाई देश की जो फैक्ट्रियां हैं, खदानें हैं, बिजली जो उत्पादन की इकाइयां हैं, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही, क्या उसका ग्रोथ हो रहा है या मंदी के दौर से गुजर रहा है। यानी कि जो हमारी औद्योगिक क्षेत्र है, यानी हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके कुल उत्पादन जो है क्या है, वो मासिक स्तर पर या मंथली बेसिस पर हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई 4% के साथ वो नीचे गिरा है। उसी प्रकार से जीएस फर्स्ट का पेपर है आपका ज्योग्राफी में खास करके हम लोग साइक्लोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर लीडिंग टू द मोर साइक्लोन। अब ये साइक्लोन क्या है, अब इससे कई बार आपके मेंस में ये प्रश्न पूछा गया है साइक्लोन्स के बारे में, किस तरीके के साइक्लोन्स, क्या चल रहा है इसके बारे में। तीसरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है आपका, रिलोकेशन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर फ्रॉम द टाइगर रिजर्व मस्ट बी अ वॉलेंट्री। अब इसको समझेंगे कि भाई ये क्या है मुद्दा। और चौथा जो है इवन रिपोर्ट से संबंधित, खास करके सीओपी का मामला यहाँ पर आएगा, सीओपी 30 के बारे में चर्चा करेंगे और एक एडिटोरियल पोर्शन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और उसके बाद इसके समझते हैं। तो ये आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में आईआईपी। अगर आप यहां पर देखो तो कहता है कि आईआईपी ग्रोथ डिप्स टू द 3 मंथ लो टू 4%। अब सबसे पहले आप समझिएगा कि आईआईपी क्या होता है, आईआईपी को कैसे मेजर किए जाते हैं। इसको हम समझने से पहले हम समझेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। दरअसल कॉन्टेक्स्ट ये है, इस कॉन्टेक्स्ट को हम समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि इंडिया की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, अगर देखा जाए पिछले 3 महीने में ये बहुत ही लो रही है। अगर 3 महीने की आंकड़ा अगर देखा जाए, 3 महीने का अगर हम खास करके अगर देखते हैं, डेटा देखा जाए, ट्रेंड देखा जाए, तो इसमें सबसे लोएस्ट रहा है। सितंबर 2024 की अगर हम बात करें, हाँ 3 मंथ लो, स्लो डाउन हो सकता है और नीचे जा रहा है, वीक होता जा रहा है। खास करके माइनिंग और प्राइमरी गुड्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेक्टर की जो परफॉर्मेंस और भी वीक रही है। तो सितंबर 2024 में देखा जाए तो 3.2% था, जुलाई 2025 में 4.3 था, सितंबर 2025 में अगर देखा गया तो ये 4% था, और अप्रैल सितंबर में अगर 2025-26 की बात करें तो 3%, जो कि पिछले 5 साल का सबसे लोएस्ट रहा है, विगत जो 5 ईयर में सबसे। अब आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये दरअसल है क्या जिसके बारे में आप बता रहे हैं। तो आईआईपी की अगर हम बात करें तो आईआईपी जो देश की बहुत सारी जो फैक्ट्रियां होती है, जो खदान है, बिजली उत्पादन है, ये जितने भी हमारे यूनिट्स है, क्या वो यूनिट्स में ग्रोथ हो रहा है, क्या ये तेजी से ऊपर की तरफ आगे बढ़ रही है या मंदी के दौर से गुजर रहा है। यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल जो एरिया है, उसमें टोटल प्रोडक्शन मंथली बेसिस पर क्या हो रहा है, क्या टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये बातें जो है, ये जो चीजें हैं, ये आपको आईआईपी के द्वारा आपको पता चलता है। अब आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि दरअसल जो आईआईपी का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये जारी कौन करता है। तो इसको जारी करने वाली एक संस्था है जिसको हम सांख्यिकी, जिसको हम लोग नेशनल, हम कह सकते हैं एनएसओ कहा जाता है, एनएसओ कहा जाता है, नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन हम आप इसको कह सकते हैं। ठीक है,
अब इसके सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में देख लीजिए, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी गुड्स, कंज्यूमर, ये सारे जो हैं लो रहे हैं। जैसे माइनिंग देखो 0.45% के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है, ये आपका कम रहा है आपका। उसी प्रकार से एक्सपोर्ट का मामला है कि ये कहीं ना कहीं जो है इसके पीछे की डिमांड में कमी का मेन कारण आपको बताया जा रहा है। दूसरी बात आपको बता दूं कि जो हमने अभी कहा कि जो नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा जो मंथली बेसिस पर ये डेटा जारी किया जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI के अंदर में ये काम करती है आपका। 2011 इसके आधार वर्ष की बात करें तो बेस ईयर की बात करें तो 2011 और 12 इसका बेस ईयर होता है। उस समय से आज तक उसका डील की जा रही है। अभी जो तीन सबसे प्रमुख सेक्टर है, खास करके तीन सबसे प्रमुख सेक्टर की हम बात करें तो ये तीन सबसे प्रमुख सेक्टर जो है खास करके माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसकी चर्चा हम लोग यहां पर कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस है कि आईआईपी हाईली फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है कि इसका परफॉर्मेंस बेहतर है या कमजोर है आपका। वीकेस्ट डोमेस्टिक डिमांड और ग्लोबल हेडविंड और सेक्टोरल इनबैलेंस के बारे में कि भाई डोमेस्टिक में डिमांड क्या चल रहा है। जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आईआईपी के बारे में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा कि पब्लिश कौन करती है भाई, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेशन के द्वारा जो है। हालांकि डेटा किसके द्वारा लिया जाता है, INASO के द्वारा डेटा लिया जाता है। बेस ईयर क्या है, 11-12। फ्रीक्वेंसी मंथली बेसिस पर मेजर किए जाते हैं, कवर किए जाते हैं। 14.37 माइनिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का 77.6 और इलेक्ट्रिसिटी 7 आपका 9। हालांकि टोटल मिलाकर 8 सेक्टर इसके अंदर में है, जो 8 सेक्टर जो है इसके बेसिस पर काम कर रहे होते हैं। यानी टोटल इंडस्ट्री कितनी है, 8 इंडस्ट्रियां टोटल है जिसके अंदर में काम कर रही होती है। टोटल 8 इंडस्ट्रियां इसके अंदर में। अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछेगा उस प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहे तो इसको आंसर दे सकते हैं कि प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो प्रीलिम्स में देख लो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब यहां क्वेश्चन कर रहा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। पहले ही हमने चर्चा कर लिया कि पहला ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं है भाई। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, नहीं। INASO डेटा जारी करती है, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ, है ना, सैंपल। तो फर्स्ट आपका नहीं होगा, ये खत्म हो गया आपका, बी करेक्ट आंसर होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होल्ड टू हाईएस्ट वेटेज, फिर बेस ईयर कितना है भाई, 11 और 12। तो इस तरीके का इकोनॉमी का पॉइंट है। अब इससे आपको एग्जाम में मेंस में भी प्रश्न पूछेगा, द रीसेंट स्लो डाउन इन इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रिफ्लेक्ट डीपर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब एक अपने आप में एक तरीके का आप कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन बन जाता है। अब डिस्कस कर रहा है मेजर फैक्टर बिहाइंड स्लो डाउन के पीछे का मेन फैक्टर क्या है। आप अपनी पॉलिसी को सजेस्ट करें, कैसे ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, ये आप आराम से ब्रेक कर करके इसको आप आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका जीएस फर्स्ट का। अब आप देख सकते हो ये, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर लीडिंग मोर साइक्लोन। साइक्लोन के बारे में आप सभी जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। साइक्लोन एक रोटेटिंग सिस्टम ऑफ द क्लाउड होता है, विंड है आपका साथ साथ में एक तरीके से, और जो कि आगे चल के एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशियंस के अंदर में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बहुत ज्यादा लो हो जाती है, जिसे आप साइक्लोन भी कहते हैं। तो अभी देखा जा रहा है कि 2010 से आंध्र प्रदेश हैज बोर्न अ बर्न ऑफ द एटलीस्ट 10 मेजर ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिले हैं। ये साइक्लोन जो है बहुत साइकिल, आपको कुछ साइक्लोन का नाम आपके एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाएगा, जैसे फाइलिन्स है, हेलेन है आपका, हुदूज है, तितली है ना, मिचंग, ये सारे मुख्य रूप से साइक्लोन रहा है। एक्सट्रीमली सीवियर से लेकर कब कब आया है आपका, है ना, लैंडफॉल उड़ीसा में रहा है, पटनम में है आपका, आंध्र प्रदेश का। तो ये पूरा आप सेक्टर आप देख सकते हो साइक्लोन। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, दरअसल कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु और उड़ीसा में 10 मेजर आपको साइक्लोन पिछले 2010 से देखने को मिला। यानी कि 2010 से लेकर के आज तक बहुत सारे ऐसे सेवरल्स और डिफरेंट टाइप के साइक्लोन जो है उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर देखने को मिलता है। अब बहुत सारे जो विद्वान खास करके मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं
कि फ्रिक्वेंटली बार बार साइक्लोन आने के पीछे कारण है कि सी सरफेस टेम्परेचर का बढ़ना, कि बे ऑफ बंगाल में, तेजी से बे ऑफ बंगाल में जो समुद्र के जो सरफेस है उसके टेम्परेचर अधिक होने के कारण से, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा अधिक होता है तो उस टेम्परेचर अधिक होने के कारण से बे ऑफ बंगाल में हमेशा जो है ये साइक्लोन की स्थिति बन रही है। और इसके पीछे कारण है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आपका पिछले 1-10 साल के अंदर में देखा गया तो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण से वो 20 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक के उसके सरफेस में वृद्धि होने के कारण से एक आइडियल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। आप सबको पता होगा कि साइक्लोन लो प्रेशर के फॉर्मेशंस के कारण से होता है आपका। जब साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर एक सेंटर आई बनता है आपका, जहां पर स्टॉर्म का एक मिडिल पार्ट होता है आपका। उसी आई वॉल के आसपास में आप एक वायलेंट पार्ट होता है जिसमें एक विंड और रेन तेजी से आती है और जिसके कारण से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर यह पूछता है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइक्लोन कैसे बनता है। साइक्लोन बनता है कि जब ओशियन के अंदर में अगर आप देखोगे तो ओशियन में वो ओशियन के जो वाटर सरफेस है, वो वाटर सरफेस का टेम्परेचर अगर 26 डिग्री से ऊपर अगर होने लगा तो उस टेम्परेचर होने के कारण से उसके आसपास की हवा जो है पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। जब आसपास की हवा प्रॉपर तरीके से गर्म हो जाती है तो हवा जो है ऊपर की ओर उठने लगती है, और ऊपर की ओर उठने लगती है जिसके कारण से उसके आसपास वाले सरफेस में लो एक तरीके से प्रेशर क्रिएट होता है। जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो ये हवाएं बहुत तेजी से गैप बनाती है, जिसके कारण से एक तरफ हीटेड और राइज ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसके कारण से अर्थ के रोटेशन के कारण से वो एक तरीके के कॉर्ली इफेक्ट के कारण से हवा जो है बहुत तेजी से रोटेट करने लगता है। अब जब हवा तेजी से रोटेट करने लगता है तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड वे में ये साइक्लोन का फॉर्मेशन करता है। अब ये साइक्लोन का फॉर्मेशन करता है तो साइक्लोन के फॉर्मेशन जब होता है जिसके कारण से आसपास की इलाका पूरी तरीके से इससे प्रभावित हो जाती है। अब आपको बता दूं कि साइक्लोन के फॉर्मेशंस की अगर हम बात करें इसमें तो कई तरीके के साइक्लोन के फॉर्मेशंस यहां पर होते हैं। जैसे इंडियन ओशन की बात करें, साउथ पैसिफिक की बात करें, हर जगह पर वहां पर है, अलग अलग नाम है आपका। जैसे इंडियन ओशन में हुआ या साउथ पैसिफिक में इसे साइक्लोन कहा गया है। अटलांटिक ओशन में आप जाएंगे तो इसी प्रकार के नेचर के को हम हरिकेन्स भी कहते हैं आपका। उसी प्रकार से वेस्टर्न पैसिफिक में जाएंगे तो टाइफून कहते हैं, इसका नाम है आपका। साउथ अफ्रीका में आप जाओगे तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो क्राइटेरिया है, उसकी जो कैटेगरी है, डिफरेंट में वो कैटेगरी आगे की तरह और भी बढ़ती जाती है आपका। जैसे अगर मान लिया कि उसके स्पीड के बेस के आधार पर उसकी कैटेगरी जो है डिफाइन की जाती है। जैसे मान लिया कि अगर बहुत ज्यादा हैवी रेन है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हवा जो है 63 किलोमीटर पर आवर के साथ अगर स्पीड में चल रहा है, 63 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चल रहा है तो हम ट्रॉपिकल मानेंगे, या फिर ट्रॉपिकल डिप्रेशन मानते हैं। उसी प्रकार से ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से अब इसका इंपैक्ट क्या होगा कि बारिश बहुत तेज होगी, हवाएं बहुत तेज चलेगी आपका, स्टॉर्म सर्ज होगा आपका, बहुत सारे लाइव क्रॉप से लेकर के जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सब पूरी तरीके से बर्बाद होता है। तो साइक्लोन जो है हमेशा हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस पॉइंट से समझ सकते हो। तो यही पर बात किया, वार्मर वाटर मोर लेटेंट हीट होगा, हायर इंटेंसिटी, जिसके कारण से साइक्लोन बनेगा। आईआईटीएम पुणे ने ये बातें में कहा कि एसएसटी मेन कारण रहा है, जो कि हर 50 साल में बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इसके कारण क्या है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है? कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वही है भाई, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग है आपका ओशियन का जो लेवल जो है, हीट है, बढ़ रहा है। पॉजिटिव इंडियन ओशन पोल के कारण से भी वार्मर वेस्टर्न इंडियन ओशन वाटर पुशेस तो भी लानिनो इवेंट्स भी होगा, खास करके सेंट्रल पैसिफिक वाटर कूलर में मॉनसून को प्रभावित करता है, साइक्लोन जेनिस भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके के, और इसका इंपैक्ट को पता ही हो, आंध्र प्रदेश जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाल फिलहाल में जो सीवियर साइक्लोन जिसके हुदूद 2014 में आया, तितली आया 2018 में, गुलाब आया 2021 में, रेमल आया 2024 के अंदर में। तो इस तरीके जो साइक्लोन के नाम है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के तौर पर तो हमेशा आपको यहाँ पर पूछा जाता है आपका, ठीक है। तमिलनाडु और उड़ीसा में भी इसी तरीके के साइक्लोन हमेशा फेस करने को मिले हैं आपका।
साइंटिफिक इनसाइट यही कहता है कि वो एज अ वाटर गेट्स वार्मर लेटेंट हीट एनर्जी इंक्रीजेस और इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ साइक्लोन। बहुत सारे प्रोफेसर और इन सभी लोगों का मानना है आपका। इन्वायरमेंटल कंसर्न तो आपको पता ही हो आपका, है ना। अब देख लो साइक्लोन का क्वेश्चन पूछेगा, which of the following factor contributing to increasing frequency and intensity of cyclone over the Bay of Bengal? Rising sea surface temperature बिल्कुल, पॉजिटिव इंडियन ओशन बिल्कुल, ला नीनो कंडीशन बिल्कुल, वीकेनिंग अ मैंग्रोव इकोसिस्टम बिल्कुल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। सेम आपको मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिलोकेटिंग टाइगर। अब यहां पर देख सकते हो, कहता है रिलोकेटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स फ्रॉम द टाइगर रिजर्व मस्ट बी वॉलेंट्री, है ना। टाइगर, आजकल मैन और एनिमल के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होता है, आप लोगों ने देखा होगा। यूनियन ट्राइबल्स अफेयर मिनिस्टर ने कहा है, मैंडेट दैट कि द रिलोकेशन फॉर द ईस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी फ्रॉम द टाइगर रिजर्व मस्ट बी एज एक्सेप्शनल वॉलेंट्री और एविडेंस बेस्ड मेजर होना चाहिए। अब इसको आप समझिएगा कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क किया गया है और इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस के आधार पर हम लोग समझते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल्स ने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क रिलीज किया है, यानी कि एक पॉलिसी बनाने का निश्चय किया है, जिसमें कहा है कि अगर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी जो है, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो समुदाय जंगल में रहते हैं, वो टाइगर रिजर्व से वो मस्ट बी वॉलेंट्री या एक्सेप्शनल या एविडेंस बेसिस के आधार पर रिलोकेट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मकसद से इसको लाया गया है। एक लीगल राइट्स है उनके लिए, फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए। ट्रेडिशनली तौर पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंदर जितने भी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो हैं, खास करके उनको यह अधिकार दिया गया वॉलंटरी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रिकोलोकेट भी कर सकते हैं, वो अपने सुविधा के अनुसार से। अब ये जो नया कानून लाया जा रहा है, पॉलिसी लाया जा रहा है, उसमें सबसे पहला है कि उनको राइट जो दिया गया है वॉलंटरी और राइट बेस्ड रिलोकेशन होगा आपका। रिलोकेशन जो होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान की बात करें तो मस्ट बी वॉलेंट्री होगा, उनको स्वेच्छा से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। साइंटिफिकली जस्टिफाई भी होना चाहिए, यानी एविडेंस भी होना चाहिए कि रीजन क्या है, कारण क्या है, और राइट कंप्लेंट भी होना चाहिए। कोई भी डिसीजन जो होंगे वो ग्राम सभा और स्वतंत्र वेरिफिकेशन के बेस के आधार पर ही उसको माना जाएगा। दूसरा, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी सेंटर कंजर्वेशन रिलोकेशन के में एक जॉइंट स्टैब्लिश किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और एमओटी के द्वारा, दोनों मिलकर के इस पॉलिसी को बना रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो, ताकि आगे चलकर कोई कंफ्लिक्ट ना हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट को ना वो जाना पड़े। अब यहां पर देख सकते हैं कि नेशनल डेटाबेस ऑन कंजर्वेशन कम्युनिटी इंटरफेस की अगर हम बात करें तो टू रिकॉर्ड एंड मॉनिटर, सबसे पहले रिलोकेशन के बहुत सारे केसेस आते हैं। ये संस्था जो है रिलोकेशन के केसेस को रजिस्टर्ड करती है, आपका कंपनसेशन अमाउंट दिलाती है कि भैया अगर रिलोकेशन हो रहा है तो उसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए। पोस्ट रिलोकेशन के बाद का स्टेटस, जहां पर गए हैं क्या वहां पर सुरक्षित हैं या नहीं है, या वहां पर कुछ दिक्कतें हो रही है। कंप्लायंस विद द लॉ, क्या ये कानून के अधीन में रह करके सब कुछ हुआ है या नहीं। साथ साथ में एनुअली ऑडिट होता है, खास करके कि जो चीजें हुआ वो सब ठीक ठाक रहा, डिग्निटी के साथ रह रहे हैं या न रहे। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि एक तरीके का एक बहुत बड़ा कदम है, और ये कदम इसी तरीके से फॉर्मेट में होना चाहिए। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझते हैं एनटीसीए और डायरेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, पहले कई बार इस तरीके के विलेज ऑफ रिलोकेशन के केसेस मामले को पर मुद्दे पर बात कर चुकी है आपको। खास करके ऐसा कहा जा रहा है कि 591 विलेज और 64,801 फैमिली स्टिल लिव इनसाइड द टाइगर रिजर्व कोर एरिया। टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में अभी भी इस तरीके के लोग रह रहे हैं, जिसके कारण से ये खतरा बढ़ता जाता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि रिलोकेशंस को लेकर के और भी क्या बातें हैं। अब सोशल जस्टिस की बात की जा रही है कि वो इनका अधिकार है, ड्वेलर जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो उनका अधिकार है कि भाई उस इलाके में रहें या कहाँ पर रहें। आपको बात कर सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी और कोएग्जिस्टेंस को भी प्रमोट करता है। गवर्नेंस की बात करें तो एमओटीए और एमओईए के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है आपका, और ट्रांसपेरेंसी, और भी ऐसे लीगल फ्रेमवर्क जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा और आप
अब लीगल फ्रेमवर्क क्या है भाई? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है आपका, जो इंडिविजुअल और कम्युनिटी के अधिकारों के बारे में बात करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है खास करके उस एरिया का मैनेजमेंट करना, उसको प्रोटेक्ट करना। उसी प्रकार से आर्टिकल 46 की बात करते हैं, शेड्यूल ट्राइब के एक्सप्लॉइटेशन से बचाना, है ना। फिफ्थ शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल एरिया को पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना। हालांकि इस पर चैलेंजेस भी है, बहुत सारी समस्याएं भी आपको देखने को मिलती हैं। तो अक्सर ये एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो लास्ट टॉपिक है वो है यूएन रिपोर्ट से रिलेटेड है आपका, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज। हालांकि हम लोग लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, हम लोग लग्जरियस की बात करते हैं, लग्जरी की बात करते हैं, लेकिन हम लोग इन्वायरमेंट के प्रति हमारी जागरूकता बहुत कम है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि लग्जरी अगर आप जीवन जी रहे हो तो साथ साथ में एक तरह इन्वायरमेंट को हार्म भी आप कर रहे होते हैं। तो कैसे भाई इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं? आपको बता दूं कि ब्राजील के अंदर में COP30 होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, आपका यूनाइटेड नेशन का होने वाला है। तो अब उसमें क्या होने वाला है इसको हम लोग समझते हैं। आपको बता दूं कि जो COP30 है ये बेलिन ब्राजील में नेक्स्ट मंथ होगा। यूनाइटेड नेशन रिलीज करेगा सिंथेटिक रिपोर्ट ग्लोबल प्रोग्रेस से संबंधित आपका, कि क्या पेरिस एग्रीमेंट 2015 पर कुछ काम हुआ, यानी क्या हम लोगों ने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया। मैं आपको बता दूं कि COP के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। COP जिसको हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी भी कहते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक तरीके का कॉन्फ्रेंस है, एक ग्लोबल वे पर बैठक होता है आपका, होती है, जहाँ की दुनिया के सभी देश के लोग वहां पर बैठते हैं और बैठने के बाद वो क्लाइमेट चेंजेस के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंजेस की समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उस पर निर्णय लेते हैं आपका। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, UNFCCC के द्वारा जो है किया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के द्वारा जो है इन सदस्यों को वार्षिक तौर पर यानी कि ईयरली जो है यहाँ पर बैठा जाता है। उनको टारगेट दिया जाता है कि भाई इनका प्रोग्रेस क्या है, इस साल क्या होने वाला, क्या हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको मैं आपको बता दूं कि COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, इसका जो सम्मेलन 1995 से शुरू हुआ था। पहले ये जर्मनी बर्लिन से स्टार्ट हुआ था आपका, और इस साल भी आपको हर साल एक नए नए देशों के द्वारा होता है आपका। मेन मकसद यही होता है कि भाई जो वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उसको कैसे लिमिट लगाया जाए, ग्रीन हाउस जो गैस है उस ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस को कैसे रोका जाए, हम कैसे जो है खास करके जो एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। जो विकासशील देश हैं, जो खास करके डेवलपिंग कंट्री है, उस डेवलपिंग कंट्री को इकोनॉमिक सहायता दिया जाए आपका। क्लाइमेट जस्टिस से लेकर इन सभी चीजों पर हम बातें करते हैं। तो ये टारगेट है आपका। तो ये जो फिलहाल जो यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज जो है वो अपडेट करेगी NDC को आपका 30 दिसंबर 2025 को। 64 कंट्री के लोग जो 190 देश में से 64 कंट्री सबमिटेड अपडेट NDC की रिपोर्ट को उसने जारी किया है। इंडिया लास्ट अपडेटेड इन NDC इन अगस्त 2022 में अपडेट किया था एंड नॉट एट सबमिटेड अ न्यू वन, हालांकि अभी सबमिट नहीं किया है। टू प्रोजेक्ट ग्रीन हाउस इमिशन बाय 2035 13 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट विद द 6% लोअर के बेसिस के आधार पर। तो बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है, बहुत सारे एडॉप्शन भी है, जिसके माध्यम से हम खास करके भारत सरकार भी इस पर काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि आगे आने वाले कल में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान कर सकें। तो ये था आज के लिए, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया। बाकी अब आप हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिले, और अपनी राय जो है कमेंट में जरूर लिखें।